शुरुआत बड़ी खबर के साथ वजारत दाखिला से मौसूला आरटीआई के जवाब में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हाथों मारे गए लोगों के बारे में मालूमात दी गई है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद की मालूमात दी गई है। आरटीआई में कहा गया है कि अगस्त 2019 से जुलाई 2022 तक 118 शहरी मारे गए हैं, जिनमें 5 कश्मीरी पंडित और 16 दीगर कम्युनिटी के अफराद शामिल हैं। और आइए सुनते हैं साबिक डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का क्या कुछ कहना है। कविंदर जी, जो एक आरटीआई का जवाब आया है उसके मुताबिक जब एब्रोगेट हुआ 370, उसके बाद से 118 जो सिविलियन हैं उनकी हत्या की गई है कश्मीर घाटी में। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि एक फ्रस्ट्रेशन धारा 370 के बाद है। हालांकि बहुत सी चीजें जो पत्थरबाजी सामने सामने की जाती थी उसको बहुत हद तक रोका गया है। जो घुसपैठ थी उसको रोका गया है। जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स वहां पर इस प्रकार के हालात बनाते थे उनको भी रोका गया है। लेकिन ठीक है कि इस फ्रस्ट्रेशन के कारण से कहीं ना कहीं से टारगेट किलिंग का जो मामला शुरू हुआ है या सिविलियंस को मारने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसके 2-3 कारण रहे। एक तो जब ये कहा गया कि वोटर लिस्ट में कोई भी नाम दर्ज करा सकता है, तो बाहरी मजदूरों को या वहां पर काम करने वालों को किया गया। इसके अलावा कश्मीरी पंडित को जब बसाने की बात की थी उन पर भी अटैक किया गया। तो इस सारे माहौल में ऐसा नहीं है कि हमारे सुरक्षा बल काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इस प्रकार के एलिमेंट्स को जल्द खत्म भी कर दिया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि जो सियासी पार्टियों की तरफ से बयान आए वोटर लिस्ट को लेकर, उसके बाद भी हत्याएं वो भी एक कारण बनी? बिल्कुल, उन लोगों ने भड़काना शुरू किया। उनकी मंशा कुछ इस प्रकार सी थी, यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल फिर से पैदा हो। तो उसी का परिणाम रहा कि पिछले दिनों जो लास्ट में राम बिहारी और इस प्रकार के 2-3 लोगों को भी मारा गया, ये भी इसका कारण है। कश्मीरी पंडितों को वहां वापस बसाने को लेकर अभी भी आपको लगता है कहीं ना कहीं जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं वो डबल स्टैंडर्ड्स अपनाती हैं? बिल्कुल, जो घाटी की जो पार्टियां हैं उनको समझना चाहिए कि ये लोग यहीं के बाशिंदे थे, यहीं के रहने वाले थे और किसी विशेष कारणों से 32 साल पहले जिस प्रकार से विस्थापन हुआ था, तो उनका अधिकार है कि वो अपने जाकर के वहां पर रहें और इस प्रकार का माहौल बनाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है उसकी तरफ कदम बढ़ रहे हैं और जल्द ही ये भी सोचा जाना चाहिए कि सेफ पैसेज उनको दिया जाए, सेफ जगह उनको दी जाए, उनको सिक्योरिटी के साथ भेजा जाए, तभी संभव हो पाएगा। एक लास्ट सवाल ये होगा कि क्या बीजेपी इस बात को निश्चित करती है कि आने वाले सालों में सिविलियन किलिंग्स कम होंगी कश्मीर घाटी में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस सुरक्षा बल के माध्यम से ये कह सकती है कि वही लोग जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, इंटरनल रक्षा करते हैं, तो वो अपने काम में जुटे हुए अपना बलिदान देकर इस प्रकार की चीजों को करते हैं। मुझे लगता है माहौल ठीक होगा। तो लगता है माहौल ठीक होगा, ऐसा कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा ने बीजेपी पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दावा किया था कि दफा 370 की मनसूखी के बाद हालात नॉर्मल हुए हैं, लेकिन दहशतगर्द शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ये इंकिशाफ आरटीआई में हुआ है। उन्होंने इन हलाकतों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। रविंदर शर्मा, चीफ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी, जो आरटीआई में खुलासा हुआ है कि 118 के लगभग जो हत्याएं हुई हैं कश्मीर घाटी में आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, तो कांग्रेस पार्टी किसको रिस्पॉन्सिबल मानती है, क्योंकि माइनॉरिटीज को निशाना बनाया गया है कश्मीर घाटी? देखिए, बड़ी दुखद घटना है कि 118 सिविलियंस जो शहीद किए गए हैं उसमें माइनॉरिटीज की बड़ी संख्या है। कश्मीरी पंडित भी हैं, दूसरे हिंदूज भी हैं, सिख कम्युनिटी के लोग भी हैं, साइड लेबरर्स भी जो लोग आते हैं वहाँ उनको शहीद किया गया। और सरकार दावे करती है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हालात बहुत सामान्य हो गए और जहाँ सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, ये तो 1990 के बाद दूसरी बार है कि 2022 में 21 में ये शुरू हो गई कि टारगेट करके आप सिलेक्ट करके आदमी को मारते हैं, घर में जाके मारते हैं, उसको अपनी ड्यूटी पे मारते हैं। और कश्मीरी पंडित, हिंदू, जम्मू के मुलाजम, ये तमाम जो है बाहर के जो लोग काम करने आते हैं, ये पहली बार देखा गया है कि इस तरह से जो है 30 साल के बाद टारगेट करके आप माइनॉरिटीज को, बाहर के लोगों को, जम्मू के मुलाजमों को, उन लोगों को करते हैं। और दूसरी बात ये बताता है कि एक बड़ी संख्या, अगर उसमें एक संख्या माइनॉरिटीज की है
तो एक बड़ी संख्या जो है वो वहां के लोकल मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं। एक ये प्रोपेगेंडा के फिरका परस्ती का जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वो भी गलत है कि जो देशभक्त वहां पे कश्मीरी मुस्लिम है, जो देशभक्त जब आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के डिजाइन के खिलाफ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी के लोग भी वो जो है वो शहीद किए जाते हैं, सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग की जाती है। आपका रिएक्शन दो जो इल्जाम हैं बीजेपी, उनका कहना है एक तो जो रिस्पॉन्सिबल जो स्टेटमेंट आए वोटर लिस्ट को लेकर, जो उनकी संख्या को लेकर जो बयान आए, एक वो वजूहत है, और जो कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने की हमारी जो कोशिश है उसके बाद एक फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, वोटर लिस्ट की विवाद तो चीफ इलेक्टर ऑफिसर गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुआ कि 25 लाख वोटर बने, वो तो 2 महीने पहले की बात है। ये किलिंग तो पिछले 1-1.5 साल से टारगेट करके किलिंग्स हो रही हैं, इसलिए बीजेपी बेबुनियाद बातें करती है। एक तो टोटल फेलियर है। होम मिनिस्ट्री और यूटी के अंडर ये इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर है 2018 से लगातार गवर्नर रूल में, और यूटी बनने के बाद तो परिंदा भी अगर मारा जाता है तो रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए वो जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। और दूसरी बात जो आप कहते हैं 2007, 8, 9, 10, 11, 12 में जो लोग कश्मीरी पंडित, माइनॉरिटीज और जम्मू के लोग वहां मुलाजिम लगे थे, वो 12-12 साल तो 10-10 साल तो उनको कोई किसी ने टच नहीं किया, वो तो किराए पे भी रहते थे। आज तो माले मकान भी डरते हैं। उन्होंने उनके हाथ जोड़ करके कहा और उन्होंने बयां की है ये बात नंगे पांव मार्च करके कि अब खतरा क्यों बढ़ा। आपने 370 के बाद जो लाग लाप रहे हो पूरे देश में कि 370 हम खत्म किया तो हालात सामान्य हो गए, मैं ये क्यों ना कहूं कि भाजपा की जो पब्लिसिटी स्टंट है या ये कहना है उसकी वजह से माइनॉरिटीज और वहां इनोसेंट टारगेट हो रहे हैं। जो आप पूरे देश में और दुनिया में ये बता रहे हैं कि 370 बीमारी थी जिसका खत्म करने से, स्टेट का दर्जा खत्म करने से हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया। मैं कहता हूं इसके रिएक्शन में वहां जो लोग हैं, आपने उन लोगों को और के बाहर के लोगों को बचाएंगे, जो मजदूर और जो लोग वहां हैं उनको टारगेट करवा रही है। ये सरकार की और बीजेपी की नीतियों की वजह से वो टारगेट हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर का कहना है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वादी में टारगेट किलिंग के लिए बीजेपी की गलत पॉलिसियां जिम्मेदार है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए शेख बशीर ने कहा कि अगर कोई अहम फैसला लेने से पहले अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया जाता तो टारगेट किलिंग से बचा जा सकता था। शेख बशीर हमारे साथ मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता। आरटीआई में जो खुलासा हुआ है कि 370 हटने के बाद 118 सिविलियंस की मौत हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे देखती है इसको? देखिए, 1990 के बाद कंटिन्यूसली किलिंग्स हो रही हैं, तो ये हमने गिना नहीं कि 370 हटने के बाद कितने हुए हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा नुकसान मेजॉरिटी कम्युनिटी को हुआ है। उसमें सिविलियन भी है, उसमें पुलिस वाले भी हैं, और कुछ अरसा से सेलेक्टिव किलिंग हो रही है। उस सेलेक्टिव किलिंग जो है वो बहुत बड़ी मतलब एक सोसाइटी के ऊपर बदनमा दाग है, और उसको अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहें तो वो भी है। सिलेक्टिव किलिंग्स जो हुई है उसमें माइनॉरिटीज कम्युनिटी के प्रवासी हिंदू जो वहां पे काम करने गए थे या किसी भी जो है धर्म जात के लोग, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, आपको लगता है सबसे ज्यादा उनको टारगेट किया गया है, और इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? पहली बात तो यह है कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो नेशनलिस्ट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको खुद मरवा रही है, उनको खुद टारगेट करवा रही है। जिन लोगों ने वहां लड़ाई लड़ी उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जा रही है। इस वक्त वो समझते हैं कि सिर्फ बीजेपी को खतरा है। जिन लोगों ने 1990 से लेके आज तक वहां अपने आप को जिंदा रखा और सिक्योरिटी थी, उनको सिक्योरिटी कवर हटा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी गलत है। वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादा टारगेट उन लोगों को करवा रहे हैं जो नेशनलिस्ट हैं। और मैं समझता हूं कि इस मामले में जो बाकी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये कर ही नहीं रहे हैं। जो जी में चाहता है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जो जी चाहता है करता है। कभी इन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई किसी अपोजिशन वाले को भी पूछा नहीं कि बताइए। फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, महबूबा मुफ्ती है, एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन जो आम जनमानस है कश्मीर घाटी में, जो सिविलियन है, जो सिक्योरिटी के बिना वहां पे घूमता है, तो आपका ये संगीन इल्जाम है कि बीजेपी ने हत्या करवाई। मैंने कहा, बात सुन लीजिए, आज गवर्नमेंट वो कर रहे हैं ना, तो उनको ही देखना है कि इसको कैसे रोकना है।
जब ये किलिंग शुरू हुई, सिलेक्टिव किलिंग, तो उन्होंने को ही देखना है ना कि कैसे इसको रोकना है। लेकिन ये भी हकीकत है कि सिक्योरिटी नेटअप जो है, वो जो सिक्योरिटी जो कवर है वो सिलेक्टिव है, और सिलेक्टिव अगर है तो वो बाकी लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। और ये नहीं देख रहे हैं कि 1990 से जिन लोगों ने जंग लड़ी है उनको क्यों आप सिक्योरिटी से बाहर कर रहे हो। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, चूंकि या तो ये कहें कि नहीं जी अब जरूरत ही नहीं, तो फिर बीजेपी वालों को क्यों जरूरत है ज्यादा। उनके जो हल्का प्रेसिडेंट है या उनका जो डे प्रेसिडेंट, उसको भी सिक्योरिटी दी जा रही है और बाकियों से हटा जाए क्यों। लेकिन उसमें तो तमाम लोग हैं ना, उसमें तो सियासी जो किलिंग्स हुई हैं वही तो मैं कह रहा हूं आपको, वही तो मैं कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने ये मैस क्रिएट किया हुआ है। और दूसरी चीज यह है कि जब आप ऑन बोर्ड लेंगे दूसरों को, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज भी सामने आ जाती है। और डेमोक्रेसी में हमेशा अपोजिशन को वेटेज देना चाहिए। डेमोक्रेसी में हमेशा, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 5 हो, उससे फायदा होगा। ये समझते हैं हम कश्मीर के एक्सपर्ट हैं, तो हम समझते हैं कि अगर एक्सपर्ट हैं तो करो। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे। Crop Viewers, India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। पीडीपी के तर्जुमान रऊफ बट ने फिल्म कश्मीर फाइल्स पर नाज़िर लापिद के मुतनाज़ा बयान से मुतालिक महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर इत्तफाक किया है। रऊफ बट ने कहा कि कश्मीर फाइल्स सियासी तौर एजेंडे वाली फिल्म थी, फिल्म में गलत आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं। प्रोपेगेंडा था, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पिक्चर है। मैं समझता हूँ कि ये एक मुल्क के खिलाफ ये एक साजिश थी। यहाँ चाहते थे ये लोग कि यहाँ हिंदू मुसलमान जो है आपस में लड़े। आप देख रहे हो हिंदू और मुसलमान की सियासत हो रही है, मंदिर और मस्जिद की सियासत हो रही है। ज़रूरत इस बात की है कि जो रियल जो है इश्यूज़ हमारे हैं, चाहे उसमें हमारा हेल्थ सेक्टर हो, चाहे हमारी इकॉनमी हो, चाहे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हो, ये मसले हैं। और यहाँ जो है देखिए हालात कितने ख़राब हैं हमारे, एक को खून खराबा है, कत्ल गारत है। को बंद करने के लिए सारे जो स्टेक होल्डर्स को जो है ऑन बोर्ड लेकर बातचीत होनी चाहिए, तब जाके ये मसला हल हो सकता है, तब जाके यहाँ पीस प्रवेल हो सकता है और ये मुल्क जो है आगे तरक्की कर सकता है, ये मुल्क जो है विश्व गुरु बन सकता है। हम नहीं ये कहते हैं कि हमारे पंडित भाइयों के साथ ज्यादती नहीं हुई, सिख भाइयों के साथ ज्यादती नहीं हुई, सबके साथ ज्यादती हुई। हम ये समझते हैं कि एक साइड से देखना दिखाना यही वो एक चीज दर्शाती है कि ये जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर बशारत बुखारी ने कहा कि कश्मीर ने 1947 और खासतौर पर 1989 के बाद से बहुत कुछ देखा है। फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई है, लेकिन क्या कश्मीरी पंडित भाइयों को जो तकलीफें उठा रहे हैं कुछ मिला है? ने जो मुसीबतें देखी हैं 47 से या खास तौर से 89 से, अगर उस पर एक किताब लिखी जाए तो इसका एक चैप्टर है। कश्मीरी पंडित उसे आप बाहर नहीं निकाल सकते, एक चैप्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर किसी मसले का हल हुआ हो, उसके बाद अगर आप उसको चैप्टर वाइज फिल्म की तौर पेश करें या किताब के तौर पेश करें तो बात बनती है। लेकिन अगर अभी मसला वैसे का वैसा हो, जैसे कश्मीर इशू है मिसाल के तौर पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह रही है जनाब हम इसको हल करेंगे, हालात ठीक करेंगे, हालात ठीक हो गए, और उन्होंने कहा कि हम पीओके को वापस लाएंगे। इसका मतलब अभी मंतकी अंजाम तक ये मामला पहुंचा नहीं है। जब ये अभी चल रहा हो, रवा हो, उसमें अगर आप अलग अलग से इस चीज़ें करेंगे तो इससे पूरे इशू पे या आपके पूरे प्रोसेस पे या आपकी जितनी भी काविशें कोशिशें हैं उस पर असर ज़रूर पड़ता है। ऐसा मैंने देखी नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को निकलना पड़ा, हालात ख़राब हो गए, इसमें कोई शक नहीं है, यू कांट डिनाई दैट फैक्ट। बट एट द सेम टाइम कि या जिस तरह से मुसलमानों को यहाँ तकलीफ हुई है 47 से लेकर या पिछले 30 साल में, हर घर परेशान है, हर घर में मुसीबत है। अब ये मुसीबत कोई ऐसी नहीं है कि किसी ने घर से किसी लाई या क्रिएट कर ली, एक इशू है, उसी के आड़ में या उसी के वजह से सब कुछ चलता रहा है, अभी तक चल रहा है। सारे जितने भी कश्मीरी हैं, चाहे वो पंडित हैं, मुसलमान हैं या सरदार भाई हैं, सबको मुसीबतें तो आई हैं, हमने खुद देखा है। लेकिन मसला ये है कि आप फिल्म बनाते हैं, आप रिसर्च भी करते होंगे, मुझे नहीं पता की होगी, उसके बाद आप कमाते भी हैं 200-250 करोड़ रुपए। अब 250 करोड़ रुपए, मुझे नहीं पता कौन, क्या नाम है उसका फिल्म डायरेक्टर का,
उसने बनाई फिल्म तो बनाई, लेकिन सवाल यह है कि इससे कश्मीरी पंडितों को क्या मिलता है? जो वो फिल्म में दिखाया होगा, जो भी दिखाया होगा, सही है गलत, अगर कितना सही गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो तो हम सबको पता है ना, वो तो आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन उससे उनका क्या हुआ? आप 250 करोड़ कमाते हैं, बड़ी बात ये होती कि अगर आप 200 करोड़ उठा के उनकी बहबूदी में लगा देते। तकलीफें जो सहते हैं, मैंने खुद देखा है एज वजीर कि कितनी तकलीफें, कितनी मुसीबतें उनको हैं। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी मीर ने लापित के मुतनाज़ा बयान के हवाले से महबूबा के ट्वीट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि फिल्म यकतरफा है। इस फिल्म के कुछ एलिमेंट ने आग में ईंधन डालने का काम किया है। एक्चुअली ये है कि फिल्म बनाने वाले को तो कमर्शियल एक्ट में उसको फ़ायदा हुआ होगा, जिस वजह से उसने फिल्म बनाई, सोल्ड, उनको उसका पैसा मिला, सारा कुछ वसूल हुआ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इसके एक बड़ा नाजुक इशू है, कश्मीर और यहाँ की हालत बहुत ही नाजुक इशू है, और कई ऐसा एक्ट करने से जिसमें और वेज बढ़ जाए और आग लग जाए। इसलिए मुझे लगता है जो उन्होंने कहा, अपनी राय उनकी हो सकती है, लेकिन हमें लगता है हमारा सारा सोसाइटी का हर सेक्शन जो है वो मुस्तरद होने के लायक नहीं है। कुछ ऐसे वाक़यात ज़रूर यहाँ पे हुए हैं कि जहाँ पे मज़म्मत की जा सकती है, लेकिन हर फ़र्द यहाँ का उसमें शामिल नहीं था, और ऐसे वाक़यात हर जगह नहीं हुए थे। एक सिचुएशन बना गई और फिल्म ने प्रॉबली एक वन साइडेड पिक्चर आई है इसमें, इसलिए जो उन्होंने कहा तो मुझे लगता है यही मद्देनज़र रखते हुए कहा होगा। दो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद है और उन्हें किस वजह से कहा, लेकिन ये मेरा तो नाजरीन, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाह न अदा करने का मामला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तनख्वाह न अदा करने की तरदीद की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की तरदीद की। महबूबा मुफ्ती ने किया था ट्वीट, 2 माह से तनख्वाह की अदायगी का न होने का लगाया था इल्जाम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाह न करने का, अदा न करने के मामले के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर पुलिस ने तनख्वाह न अदा करने की तरदीद की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की तरदीद की है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने किया था ट्वीट, 2 माह से तनख्वाह की अदायगी का न होने का लगाया था इल्जाम। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए साबिक डीजीपी एसपी वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 पर। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया था, लेकिन अब पुलिस मुलाजमीन ने तनख्वाह अदा होने का उन्होंने तस्दीक की है, कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? मैं समझता हूं ये ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है एडीजी कश्मीर विजय कुमार जी ने, और इस पे फर्दर कंट्रोवर्सी की कोई जरूरत नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, बजट की कमी नहीं है, और पुलिस वालों को जैसे एडीजी कश्मीर ने कहा उनको सैलरी अदा कर दी गई है, और कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसमें ज्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है, और ऐसे इसको वायरल करने का और एक र्यूमर मॉन्गरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो सोशल मीडिया पर जो गलत खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के जहन जो है वो बदगुमान होते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है इस तरह की गलत अफवाहों को आम करने के लिए? देखिए, कश्मीर में वैसे ही अफवाहें बहुत फैलती हैं, और सेंसिबल लोगों को और अच्छे लीडरान वही हैं जो अफवाहों को ज्यादा तूल ना दें और ज्यादा हवा ना दें, और पहले वेरीफाई करना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा इशू है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर गवर्नमेंट को आड़े हाथ लिया जा सकता है डेवलपमेंट के, लेकिन यहाँ तक सैलरी का सवाल है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी इशू है। और ऑलरेडी ऑफिशियल ट्वीट में उसको क्लैरिफाई कर दिया। सर, आपको नहीं लगता है कि फास्टेस्ट जो है गेट कीपिंग का मामला बहुत ज्यादा दरकार है आज के इस दौर में? क्या आप रिपीट करें, मैं समझा नहीं। जिस तरह से मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूं कि जिस तरह से गेट कीपिंग का मामला है, मुझे लगता है कि आज के दौर में इसका बहुत ज्यादा फास्टेस्ट तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आप उस फरमा रही हैं, और इसको मैं समझता हूँ एकदम आज के सोशल मीडिया के जमाने में जो भी आप लिखते हैं एकदम वायरल हो जाता है, और
जरूरी है कि हर खबर को पहले वेरीफाई किया जाए, उसके बाद ही इसको ट्वीट करना चाहिए। धन्यवाद। तो चलिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको बता दें कि पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाह न अदा करने के मामले के ताल्लुक से महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। ताहम पुलिस डिपार्टमेंट ने इन खबरों की तरदीद की है और बताया कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है। और अभी हमारे साथ एसपी वैद भी हमारे साथ बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि आज के दौर में गेट कीपिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दौर में जो अफवाहों का बाजार जो है वो बहुत गर्म हो चुका है और सोशल मीडिया के इस दौर में गेट कीपिंग बहुत ही जरूरी, लाजमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में हदबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर तमाम फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले तय करेगा कि असेंबली सीटों की हदबंदी और तब्दीली का अमल दुरुस्त है या नहीं। आज की समाअत के दौरान मरकज और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलाइल पेश किए गए। मरकज की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हदबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी की मुखालफत की। जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा की सीटों में बदलाव के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव किए गए हैं वो फिलहाल संविधान के खिलाफ हैं और सरकार इस पूरी दिशा में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकती। वही मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब कोई भी अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा गजट नोटिफिकेशन में जारी कर दी जाती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, यानी कि अदालत के द्वारा उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख जब एक नया टेरिटरी बना तो उसके बाद जनसंख्या के आधार पर सीटों में बदलाव और परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला सुनाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगी कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पर जो नियम अपनाए हैं क्या वो सही है या फिर गलत। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। हिंदुस्तान ने आज से एक साल के लिए G20 की सदारत संभाल ली है। साल 2023 में 9 और 10 दिसंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में दुनिया भर के लीडरान जमा होंगे। न्यूज़ 18 अपने नाजरीन के लिए वहां से खुसूसी रिपोर्ट लाया है। यहां प्रगति मैदान में सरबराही इजलास के मरकजी मकाम पर काम जोरों पर जारी है। कन्वेंशन सेंटर अगले साल फरवरी तक तैयार हो जाएगा और सितंबर में यहां समिट का इनकाद होगा। ये एक आला तरीन बैनुल अक़वामी इज्तिमात में से एक होगा। इस सरबराही इजलास में अमरीकी सदर, रूसी सदर, कनाडा के वजीर आजम और बरतानिया के वजीर आजम और दीगर आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। सरबराही इजलास के दौरान कन्वेंशन सेंटर में कई दीगर इजलास भी होंगे। भारत के इतिहास में बहुत बड़ा दिन, क्योंकि भारत ने अब औपचारिक रूप से G20 देशों की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के प्रगति मैदान से सटे इस कन्वेंशन सेंटर के बाद, जो कि अगले साल 9 और 10 सितंबर को यहां पर G20 लीडर्स समिट होने जा रहा है, जहां पर दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्ष, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री यूके के ऋषि सुनक और वही जर्मन चांसलर, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो, इन तमाम नेता यहां पर एकजुट होंगे और भारत की अध्यक्षता में यहां पर तमाम बैठकें होंगी। अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो 5 मंजिला ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के टॉप पर 2 हेलीपैड्स भी हैं ताकि लीडर्स के आने जाने में सहूलियत हो सके। इस कन्वेंशन सेंटर में करीब 12,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। इसके पास में करीब 5,000 गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस भी है। कुल एक बहुत बड़ी शुरुआत है, भारत की एक नई शुरुआत है, जहां पर भारत अध्यक्षता करेगा G20 जो ग्रुपिंग है उसकी। और आपको ये भी बता दें कि भले ही ये एक बड़ा मोमेंट हो, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि बतौर अध्यक्ष
वो मानता है कि जो बड़े चैलेंजेस है जिससे एकजुट होकर निपटना होगा, जिसमें आतंकवाद है, क्लाइमेट चेंज है और तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिनसे मिलकर आगे निपटना होगा, तो भारत अपने आप को उस पोजीशन में इस वक्त देख रहा है जहां पर तमाम मुल्क जो है वो भारत की ओर देख रहे हैं विश्व गुरु के रूप में। और जाहिर तौर पर एक नई शुरुआत है और भारत एक बार फिर रास्ता दिखाएगा दुनिया को कि किस तरह से जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटना होगा। आपको बता दें फिलहाल यहाँ पर दिल्ली में लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, अगले साल फरवरी तक ये बन के तैयार हो जाएगा और उसके बाद देश के 50 के आसपास शहरों में 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होने वाली हैं, उसमें से बहुत सी मीटिंग्स इस कन्वेंशन सेंटर में भी होगी। तो कुल मिलाकर तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले साल नवंबर 30 तक भारत के पास इसकी अध्यक्षता रहने वाली है और फिलहाल ये शुरुआत है भारत के लिए कि वो अब विश्व पटल पर अपने आप को एक बार फिर से विश्व गुरु साबित कर सके। कैमरा पर्सन चंदन पटवाल के साथ शलन ध्रुवांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। हुसैनी पीपल्स काउंसिल की जानिब से आज शिलवत सोनवारी में एक मुफ्त तबी कैंप का इनेकाद किया गया और इस पहल के तहत जरूरतमंद मरीजों का इलाज करने के अलावा मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस कैंप का एहतिमाम हुसैनी पीपल्स काउंसिल की बांडीपुरा विंग ने मरकजी इमाम बाड़ा शिलवत सोनवारी में किया था। काउंसिल के जिला सदर जहांगीर अहमद ने इस मौके पर कहा कि वो यहाँ वक्तन फवक्तन ऐसे मेडिकल कैंप्स का इनेकाद करते हैं और इसके अलावा वो जरूरतमंदों के लिए हमेशा मुयस्सर रहेंगे। पीपल्स काउंसिल की तरफ उनके डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट की हैसियत वनकस ये फ्री मेडिकल कैंप कोर्मुत यमुक मुदा तो मकसद लुकन गोस अमि सतन आराम वातुन तो यो सोन मुदा तो मकसद लुकन गस आराम वातुन तो अमि मजीद यछान कि अस करो बेत वारियन जायन यम फ्री मेडिकल एड कैंप्स तो कोशिश करान वनकस अत मज कि करो जल्दी जल्दी चाहे नवगाम अत मज शिकनपुर वारिया इलाक करो अत मज कोशिश कि यम कैंप करो अत मज इन गाँवन मज तथ जाए मेडिकल फैसिलिटी कहें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट वनकस आज तकरीबन वनकस आमुत पेशेंट 40-50 वनकस आमुत तकरीबन 200 पेशेंट थोमुत वनकस इंतजाम मेडिसन 200 पेशेंट कम से कम थोमुत वनकस इंतजाम पेशेंट और दिस बे पन्ने तरफ इन्फॉर्मेशन कि यत कह वातान तत हेको कोशिश कर वातो ततन अवामस ताम वातनो ये मेडिसन। कांग्रेस वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद गन्नो बलेसा में हुआ जिसमें वक़ार रसूल वानी सदर जम्मू कश्मीर कांग्रेस, रमन भल्ला वर्किंग सदर जम्मू कश्मीर कांग्रेस और सब डिवीजन भलेसा के तमाम मुदब्बीन ने शिरकत की। कन्वेंशन का इनकाद नदीम शरीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर कांग्रेस और डीडीसी झांगा ने किया था। कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल वानी ने कहा कि यहाँ जितनी भी तरक्की हुई है वो कांग्रेस के छोटे लीडरान ने की है, जिसमें मोहम्मद शरीफ नियाज का नाम भी शामिल है। साल 2025 के आखिर तक मुल्क की 95% आबादी का HIV टेस्ट किया जाएगा और जम्मू कश्मीर लद्दाख मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में कम फैलाव के जुमरे में आता है। ये बात असिस्टेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल खान इम्तियाज अहमद ने एड्स के आलमी दिन के मौके पर कहा। खान ने कहा कि अब तक तीनों खित्तों में HIV पॉजिटिव के 5000 से ज्यादा केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि JK में एड्स से बचाव का प्रोग्राम शुरू होने के बाद से 1232 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें एक टारगेट फिक्स हुआ था, क्योंकि हम इस वक्त 5th फेज़ में हैं। एक टारगेट फिक्स हुआ है हमारे 95। इसका मकसद ये है कि जितनी भी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है जो एलिजिबल टेस्टिंग के लिए है, उनमें से 95% पीपल शुड बी टेस्टेड, यानी कि उनको हमें टेस्ट करना ही करना है 2025 एंड तक, ठीक है। और उनमें से जितने भी पॉजिटिव केसेस आते हैं तो उनमें से 95% को हमें ट्रीटमेंट पे डालना है, ठीक। जितने लोग ट्रीटमेंट पे चले जाएंगे 2025 तक, उनमें से 95% में हमें यह कोशिश करनी है उनका वायरल लोड सप्रेस करना है, यानी कि उनका जो वायरल लोड है उसको एक ऐसे एतदाल में रखना है। उनकी जो एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट शुरू हो रही है, जो ART की दवाई हम कहते हैं, उनको देते रहना है, वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकेंगे। मुझे लगता है 23 लाख से 24 लाख के बीच में अभी है। अभी 2022 तक लोग ऐसे हैं जो HIV पॉजिटिव है और वही लोग ट्रीटमेंट पे भी है, तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। फिर भी लो प्रिवेलेंसी है, ऐसी मतलब स्टेट की बात करूंगा मैं, सॉरी यूनियन टेरिटरी की बात करूंगा मैं, लद्दाख को लेकर, तो हम लो प्रिवेलेंस पे ही अभी है।
पुलवामा के मारवल इलाके में गुज़श्ता रोज तरसीर लाइन की मरम्मत के दौरान औखवा पुलवामा का शौकत अहमद एलाइन नामी आरजी मुलाजिम करंट लगने से खंबे से गिरकर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। आरजी मुलाजिम के अहले खाना ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वाक़े की जांच करे और आरजी मुलाजिम को मुआवजा फराहम किया जाए। शौकत अहमद का इलाज बोन्स एंड जॉइंट अस्पताल में चल रहा है। वो गुज़श्ता रोज पुलवामा के मारवर इलाके में उस वक्त बिजली करंट लगने से खंबे से गिर गया था जब वो तरसीरी लाइन की मरम्मत कर रहा था। शौकत के अहले खाना इससे महकमे की लापरवाही मान है। वहीं बिजली मुलाजमीन यूनियन के अहदेदारों का कहना है कि हुकूमत ने बिजली महकमे में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन के मुतालबात को इल्तिवा में छोड़ दिया है। डिलीवरी के साथ एक्सीडेंट होता है, रोज़ रोज़ इनके साथ एक्सीडेंट होता है, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया जाता है। जहाँ तक सवाल है, जहाँ भी हमने देखा है सिर्फ डिलीवरियों के साथ जहाँ भी एक्सीडेंट हुए हैं डिलीवरी की इसके शिकार हुए हैं। आज हम इससे शौकत अहमद अलाई के साथ हुआ, कल दूसरे का साथ होगा। शौकत अहमद एक गरीब आदमी है, गरीब लड़का है। इनसे छोड़ दिया गया, बेचारा ऑन ड्यूटी था तो इस हादसे का शिकार हो गया। उस टाइम बेचारे के पास कोई सहारा नहीं है सर। ये इसकी 2 बेटियां हैं घर में। अब गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करते हैं कि इससे मदद की जाए। अगर कोई लुकमे अजल होता है या कोई नाखीजा होता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 दिन के अंदर अंदर इसे मुआवजा दिया जाए, लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनी है। हमें लगता है कि ये गवर्नमेंट की नाखीजा पॉलिसी है कि वो ये नहीं कर रही है। तकरीबन 300 जवान जिन्होंने इस दुनियाई फानी से रखसत कर गए जो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, तो उनको भी आज तक 10 पैसे का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। लेकिन जेब से कोई 1000 देता है, कोई 500 देता है, ये कहते हैं रिलीफ वही है। लेकिन जो असल रिलीफ है हम उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं सर। हमारे हर साल तकरीबन 400 रुपये कटते हैं हर PDL के कि आपका ये उस टाइम काम आएगा, लेकिन वो देते नहीं है। वो पता नहीं वो पैसा कहाँ जाता है। तो नाजरीन, जम्मू कश्मीर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।